नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम जो है आपके कल से स्टार्ट होने वाले हैं। तो एग्ज़ाम के पहले ये सारे प्रैक्टिस पेपर जितने हम अपलोड कर चुके हैं, लगभग 80 प्रैक्टिस पेपर होने वाले हैं। तो ये 80 प्रैक्टिस पेपर जितना ज़्यादा हो सके सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर अटेंड कीजिए और अपने स्कोर को बेहतर कीजिए। और आज के हम प्रैक्टिस पेपर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करेंगे, पार्ट नंबर 22 की बात करेंगे। जी हाँ, यह प्रश्न पत्र आपका यह है 23 नंबर है बाई जयसवाल सर। और इसमें हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। संपूर्ण कंसेप्ट से लिए गए 30 प्रश्न रहेंगे। और इसके पहले प्रैक्टिस पेपर, अभ्यास प्रश्न पत्र, मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट बना दी गई है। ऑलरेडी आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए देर न करते हुए इस प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र को शुरुआत करते हैं और आपका जान लेते हैं अगर एग्जाम होता है तो इस 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आप लोगों का फीडबैक क्या है। पहला प्रश्न है, विकास के चरण को नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य कहा जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, प्रारंभिक किशोरावस्था को या उत्तर किशोरावस्था को कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि विकास के जिस चरण को नायक के पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य कहा जाता है वह होती है प्रारंभिक किशोरा अवस्था। जी हाँ साथियों, तीसरा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिगम सिद्धांत नैमित्तिक अनुबंधन कहलाता है। जी हाँ, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का या सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत। सभी कमेंट कीजिएगा। तो इनमें से अधिगम सिद्धांत जो नैमित्तिक सिद्धांत या ऐसा अधिगम सिद्धांत या अधिगम सिद्धांत नैमित्तिक अनुबंधन कहलाता है वह आपका सक्रिय अनुबंधन की बात करेंगे। जी हाँ, सक्रिय अनुबंधन की बात करते हैं। और शास्त्रीय अनुबंधन सभी लोग आप लोग परिचित होंगे। जी हाँ, ईपी पावलोव महोदय की संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ईपी पावलोव महोदय जी का आप लोग अच्छी तरीके से जानते समझते हैं। देखिए, क्रिया प्रसूत अनुकूलन स्किनर महोदय जी का है। इसे ही नैमित्तिक अनुकूलन सिद्धांत कहा जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार व्यवहार के परिणाम क्रिया के होने की संभावना को प्रभावित करती है। ठीक है, प्रश्न आ जाए कि व्यवहार के परिणाम क्रिया के होने की संभावना को प्रभावित करती है, किस सिद्धांत के अनुसार है, तो स्किनर महोदय जी के क्रिया प्रसूत अनुकूलन और नैमित्तिक अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार है। तीसरा प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है कहलाती है। अभिक्षमता कहलाती है, अभिवृत्ति कहलाती है, अभिप्रेरणा कहलाती है, अभिरुचि कहलाती है। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु, जी हाँ, एग्जाम को फतेह करना है तो आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है। सर्वोपरि कमेंट सर्वमान है, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, एग्जाम के पहले पूरे ये सारे अभ्यास प्रश्न रट के जाना, बिल्कुल तोते की तरह रट्टू बनकर जाना, क्योंकि यही सारे प्रश्न आने वाले हैं और इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न आने वाले हैं। जी हाँ, तोते की तरह रट्टू करना है। जी हाँ, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है साथियों, वह हमारी अभिप्रेरणा कहलाती है। क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, अभिप्रेरणा क्या होती है, यह लक्ष्य आधारित व्यवहार का उत्प्रेरण या ऊर्जाकरण है। अभिप्रेरणा या प्रेरणा आंतरिक या बाह्य हो सकती है। तो अभिप्रेरणा या जो प्रेरणा होती है आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में हो सकती है। और इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर इंसानों के लिए किया जाता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से पशुओं के बर्ताव के कारणों की व्याख्या के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सैद्धांतिक रूप की बात करेंगे। चौथा प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 प्रश्नों का गुच्छा लेकर यह प्रश्न आया हुआ है। इनमें से कौन सा युग्म सही दिया गया है। कर्ट लेविन मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत, थांडाइक संयोजनवाद का सिद्धांत, मैस्लो अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत या स्किनर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। सभी कौन कीजिए कौन सा युग्म सही दिया गया है। तो आप जानते हैं थांडाइक महोदय का जब भी जिक्र होता है तो संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, उद्दीपन का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसका नाम आता है, थांडाइक महोदय जी का नाम आता है। तो ये हमारा सही दिया गया है। और आप जानते हैं शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत हम बात ही कर चुके हैं, ईपी पावलोव महोदय जी का है, स्किनर महोदय जी का आपका नहीं है। ठीक है, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत आपका स्किनर महोदय जी का है, लेकिन शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है, आपका संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसका, आपका ईपी पावलोव महोदय जी का है। ठीक है, और आपका जो मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत है अब्राहम मैस्लो जी का है।
अधिगम संबंधी छेद का सिद्धांत कुर्ट लेविन का है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ईपी पालाव का है। और जो सेकंड ऑप्शन है थॉर्नडाइक संयोजनवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आपके थॉर्नडाइक महोदय जी। पांचवा प्रश्न है साथियों, निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रियाओं में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना, सूचनाओं का स्थानांतरण करना, ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना या छात्रों में अनुशासन बनाए रखना। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम को फतेह करना है, एग्जाम को क्रैक करना है। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका भी प्रेरणा, आपकी एनर्जी दोगुनी होनी चाहिए। जी हाँ, दुगनी एनर्जी के साथ प्रिपरेशन कीजिए। तो निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रियाओं में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? ज्ञान निर्माण का सरलीकरण। देखिए, जब भी निर्मितवादी आपके प्रक्रियाओं में शिक्षक की भूमिका पूछे जाए तो सरलीकरण ऑप्शन जहां भी देखिएगा उस ऑप्शन को पहले नज़र फरमाइएगा। जी हाँ, उस नज़र पर पहले ही ऑप्शन आपकी आंखें उस शब्द को देखेगी। किसकी? सरलीकरण की बात करेंगे। छठवां प्रश्न दिया गया है कि वह चिंतन प्रक्रिया जो नवीन, मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न में लिप्त हो कहलाती है। सृजनात्मकता कहलाती है, बुद्धि कहलाती है, नवाचार कहलाती है या समस्या समाधान कहलाती है। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो वह चिंतन प्रक्रिया जो नवीन, मौलिक तथा उपयोगी के उत्पन्न में लिप्त होती है उसे साथियों सृजनात्मकता कहलाता है। जी हाँ, सृजनात्मकता वह चिंतन प्रक्रिया होती है जो नवीन, मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न में लिप्त होती है। पहला ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो किसी प्रश्न पर, आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वोपरि है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना फीडबैक, अपना अपना रिस्पॉन्स आप लोग कमेंट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशलों के विकास के लिए सर्वथा उपयुक्त व्याख्यान प्रदर्शन है, परिचर्चा है, भूमिका निर्वहन है या प्रत्यक्ष अधिगम या खोज अधिगम की बात करेंगे। देखिए, उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशलों के विकास के लिए जो सर्वथा उपयुक्त होता है प्रच्छाधिगम या खोज अधिगम, दोनों ऑप्शन आ जाए, दोनों ऑप्शनों को आपको क्लिक करना है। देखिए प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान किसका है? सचमैन महोदय जी का है। और प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान की बात करें, इसमें बालकों से कक्षा कक्ष में अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों की सहायता से बालकों को विषय वस्तु का अधिगम करवाया जाता है और प्रश्नों के द्वारा बालक मानसिक एवं शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हुए अधिगम करते हैं। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है? निगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। संवेगों को जानना, संवेगों का प्रबंधन, अन्य लोगों के संवेगों को पहचानना, ये संवेगों को जागृत करना। तो आप सभी जानते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है। तो पहले ये जान लेते कौन कौन से हैं। देखिए, संवेगात्मक बुद्धि का घटक संवेगों को जानना भी होता है, संवेगों का प्रबंधन करना भी होता है, अन्य लोगों के संवेगों को पहचानना भी होता है, लेकिन संवेगों को जागृत करना यह संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं होता है। संवेगात्मक बुद्धि के 5 तत्व होते हैं और जॉन मेयर एवं पीटर स्लेवो के द्वारा बताए गए हैं ये 5 आपके तत्व। कौन है? तो बुद्धि के संवेगात्मक बुद्धि के 5 तत्व में पहला है पीटर स्लेवर द्वारा बताए गए अपने आप को अभिप्रेरित करना, दूसरा है अपने संवेगों की पहचान करना तथा प्रबंधन करना, और आपका तीसरा है दूसरे को अभिप्रेरित करना, और आपका चौथा है दूसरों के संवेगों को समझना, और आपका पांचवा क्या कह रहा है? अंतर्वैयक्तिक संबंधों को ठीक ढंग से संचालित करना। तो ये आपके पीटर सेलो महोदय जी के 5 हैं जिन्होंने संवेगात्मक बुद्धि के 5 तत्व बताए हैं। 9वां प्रश्न जो स्क्रीन पर है कि संयोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। यह परिभाषा जरसील्ड की है, गिट्स महोदय जी की है, शेफर की है या वोन हेलर की है। सभी कमेंट कीजिएगा। तो संयोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना है या बनाए रखता है। ये जो परिभाषा दी गई आपके शेफर महोदय जी की परिभाषा है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सा से संतुलन होता है और सा से शेफर होता है, नोट कर लीजिएगा। 10वां प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्नांकित में से कौन सी बुद्धि व्यक्ति की आयु के साथ अभिवृद्धि होने से नहीं रुक सकती है? प्रश्न को समझिएगा, इंटरेस्टेड प्रश्न है, वीवीआईपी प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है कि निम्नांकित में से ऐसी बुद्धि जो व्यक्ति की आयु के साथ अभिवृद्धि होने से नहीं रुक सकती है, वह शैक्षिक बुद्धि, स्थानगत बुद्धि, वाचिक बुद्धि या भावात्मक बुद्धि की बात करेंगे।
तो ऐसी बुद्धि जो व्यक्ति के आयु के साथ अभिवृद्धि होने से नहीं रुक सकती है, वह भावात्मक बुद्धि वृद्धि ये ठीक है। जो व्यक्ति के आयु की जो अभिवृद्धि होती है उसके साथ यह भावात्मक बुद्धि नहीं रुकती है। बाकी आपके शैक्षिक की अगर बात करें और स्थानागत वाची के तीनों रुक सकती है, लेकिन भावात्मक बुद्धि नहीं रुकती। अगला प्रश्न है 11th नंबर प्रश्न है 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है, उसकी आयु की लेवल क्या होगी? तो मैं कई बार बता चुका हूँ, बहुत ही फार्मूला है। मानसिक आयु बटे करेंट आयु जो होती है वास्तविक आयु, मल्टीप्लिकेशन आपको 100 कर देना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए IQ बराबर आपका क्या हो जाएगा MA। मानसिक आयु उसकी 16 वर्ष है और वास्तविक आयु जो है उसकी आपके 25 वर्ष है और मल्टीप्लिकेशन 100 कर दीजिए। आपका IQ लेवल 25 एकम 25 चौको 100 और 16 चौको 64 होता है। पहला ऑप्शन जो है IQ लेवल आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक प्रश्न इस टाइप का जरूर आएगा, ध्यानपूर्वक आपको वहाँ पे जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। अगला प्रश्न है थांडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? तो मैं कई बार बता चुका हूँ। थांडाइक महोदय का देखिए जब भी जिक्र होता है तो दो बातें याद आती हैं। एक बातें क्या याद आती है कि मुख्य नियम 3 है और गौण नियम 5 है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? तो सीखने के मुख्य नियम हमारे 3 हैं। और कौन कौन से नियम सभी बताइएगा? अभ्यास का, तत्परता का, प्रभाव का या परिणाम का नियम। और गौण नियम की बात करें, गौण नियम 5 हैं। पहला आपका आता है बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मकिरण का नियम और सहचर क्रिया का नियम। ठीक है, ये पांचों आपके थांडाइक महोदय जी के गौण नियम आते हैं। अगला प्रश्न है डगलस तथा हालैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ क्या होता है? सभी कमेंट कीजिएगा। कष्टदायक, दशा विरोध, विपरीत इच्छा, अनहोनी या उपरोक्त छवि। तो डगलस और हालैंड के अनुसार संघर्ष का जो अर्थ होता है वह आपका उपरोक्त छवि होता है। जी हाँ, कष्टदायक तथा दशा का विरोध भी होता है, विपरीत इच्छा भी होती, अनहोनी होती। ये तीनों निगेटिव नकारात्मक दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संघर्ष की कहानी कह रहा है, तो संघर्ष मतलब कर रहा है बच्चा निगेटिविटी से जूझ रहा है। ठीक है, तो कष्टदायक, दशा का विरोध, विपरीत इच्छा, अनहोनी, उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा हर्बर्ट देने वाले हैं, एडवर्ड की है, रॉबर्ट की है या BS ब्लूम की है? तो आप सभी जानते हैं, आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं। संप्रेषण विचार विनिमय में मूड के विचारों में तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा आपके एडगर डेल महोदय जी के हो जाएगी। जी हाँ, सभी मित्र कमेंट कीजिएगा। सभी शिक्षक बंधुओं को, माता पिता के सभी शिक्षक बंधुओं के, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं के, प्रत्येक भाई बहन के माता पिता को जायसवाल सर का प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। अपने माता पिता से बोलिएगा जायसवाल सर आपको प्रणाम कर रहे हैं। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद है। दुगनी एनर्जी के साथ तैयारी कीजिए। वो समय आ चुका है जो अब साल 2 साल से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बेहतरीन आपका प्रदर्शन करने का। ठीक है, सिलेक्शन लेके आइए, अपने आप को प्रोन्नत के अवसर पर प्रगत कीजिए और अपने माता पिता को खुश कीजिए। जी हाँ, माता पिता की प्रसन्नता में ही सारा जीवन ठीक है खुशमय होता है। जब आपके माता पिता खुश होते हैं तो आपके अपने आप में मन में मुस्कान आ जाती है, वो अलग ही लेवल की होती है। आप सभी महसूस भी कर रहे हैं। बात करेंगे प्रश्न की, इनमें से कौन से शिक्षण प्रतिमान का केंद्र बिंदु तथ्यों एवं संप्रत्यों का अवबोध समझना करना है? अग्रिम संगठक की बात करेंगे, वैज्ञानिक पूछताछ, सूचना प्रक्रिया या सहयोगी अधिगम। देखिए प्रश्न अच्छा दिया गया है कि इनमें से शिक्षण प्रतिमान का केंद्र बिंदु तथ्यों एवं संप्रत्यों का बोध समझना करना है, यह अग्रिम संगठक हो जाएगा। क्योंकि क्या प्रश्न क्या दिया गया है, शिक्षण प्रतिमान का केंद्र बिंदु तथ्यों एवं संप्रत्यों का अबोध समझना, यह क्या करना कहला जाता है? अग्रिम संगठक की बात करेंगे। 16वां प्रश्न है, लगभग आधे इस प्रैक्टिस पेपर के प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत अवयव नहीं है? उद्देश्य, संप्रेषण, संरचना, सामाजिक प्रणाली। तो आप सभी जानते हैं इनमें से जो शिक्षण 4 दिए गए हैं, जो प्रतिमान या शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत अवयव होता है वह उद्देश्य है, संरचना है और सामाजिक प्रणाली है। तो शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत अवयव आपका संप्रेषण नहीं होता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही दिया गया है? कि आगम शिक्षण प्रतिमान हिल्दा ताबा जी का है, प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान ब्रूनर महोदय जी का है, निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान आशुबेल महोदय जी का है, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान डोनाल्ड ओलिवर जी का है। जी हाँ, इनमें से कौन सा युग्म आपको सही दिया गया है, सही को बताना है। तो आगम प्रशिक्षण प्रतिमान आपके हिल्दा बाबा की है, ठीक है, हिल्दा ताबा की, सॉरी,
ठीक है। तो आगमन शिक्षण प्रतिमान हिल्दा ताबा की है, नोट कर लीजिएगा। और जो आपका प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान है वह आसुबेल महोदय जी का है। और प्रशिक्षण प्रतिमान सचमैन का हम पिछले प्रश्न पर बात ही कर चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है स्क्रीन पर है कि निर्मितवादी उपागम परिणाम है संज्ञानवादी मनोविज्ञान का, सामाजिक मनोविज्ञान का, व्यवहारवादी मनोविज्ञान का, ए व बी दोनों का। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, एग्जाम को फतेह करना, मेरे सभी मित्र शिक्षक बंधु कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, निर्मितवादी उपागम का क्या परिणाम कहलाता है? तो निर्मितवादी उपागम का परिणाम संज्ञानात्मक मनोविज्ञान और सामाजिक मनोविज्ञान दोनों का कहलाता है। अर्थात ए व बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक और सामाजिक दो शब्द निर्मितवादी उपागम के परिणाम हैं। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कई बार आपको पता है ये कथन पूछा गया प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह परिभाषा किसकी है? आपके स्किनर महोदय जी के। जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह परिभाषा आपके स्किनर महोदय जी की हो जाए। स्किनर 1958 में यह परिभाषा दी गई थी कि शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। और इसी प्रकार क्रो एवं क्रो का क्या कथन है? क्रो एवं क्रो के अनुसार जो है शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का विवरण एवं व्याख्या देता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। ये आपके किसकी है? ये आपके स्किनर महोदय जी के है। और ये प्रश्न आ गए कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अध्ययन या वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का विवरण एवं व्याख्या देता है। तो आपके क्रो एवं क्रो का कथन हो जाएगा। 20वां प्रश्न दिया गया कि शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है जबकि अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो। अधिगमकर्ता को स्वयं करने की स्वायत्ता या नियंत्रण दिया जाए। शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका का निर्वहन करे या कक्षा कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाए। सभी कमेंट कीजिएगा। तो शिक्षक और अधिक प्रभावी हो सकता है। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, तो आप ये बताइए आपका जो शिक्षण है और अधिक प्रभावी हो सकता है जब अधिगमकर्ता को स्वयं करने की स्वायत्ता एवं नियंत्रण दिया जाए। जी हाँ, बी ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। कई प्रश्न होते हैं, आप शिक्षक के रूप में स्वयं सोचिए, अगर हम शिक्षक होंगे तो बच्चों को कैसे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, बच्चों को कैसे शिक्षण प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं, बता सकते हैं, ये आप स्वयं सोच सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ठीक है, अच्छे प्रश्न होते हैं। और अगर आपने सोच लिया तो आंसर भी आपका करेक्ट हो जाता है। आपके सोच पर भी प्रभाव पड़ता है आपके स्कोर का। अगला प्रश्न है सृजनात्मकता की विशेषता है लचीलापन, मौलिकता, प्रभावशीलता, उपरोक्त सभी। देखिए, सृजनात्मकता की जो विशेषता कहलाती है वह क्या कहलाता है? आप जानते हैं सृजनात्मकता में लचीलापन भी होना चाहिए, मौलिकता भी होनी चाहिए और प्रभावशीलता भी होती है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न, कई बार पूछा गया प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न, संभावित प्रश्न। अगला है मानव विकास होता है मात्रात्मक होता है गुणात्मक होता है, एक सीमा तथा आपके अमापनीय होता है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों रूप में होता है। तो आप सभी जानते हैं, बहुत ही साधारण सा प्रश्न है कि मानव विकास क्या होता है। मानव विकास आपका साथियों मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में होता है। डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया स्क्रीन पर है कि विकासात्मक कार्य सिद्धांत का प्रतिमान किया है गैशल ने, एरिक्सन ने, हेविगहर्ट ने किया है या कोहलबर्ग महोदय जी ने किया। जी हाँ, देखिए, जब भी विकासात्मक कार्य सिद्धांत के प्रतिपादन पूछा जाएगा, जी हाँ, विकासात्मक कार्य सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है? आपके हेविगहर्ट महोदय जी हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और विकासात्मक कार्य शब्द की शुरुआत किसने की अगर पूछा जाए तो रॉबर्ट हेविगस ने 1950 में की थी। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार यह पूछा गया प्रश्न है कि एरिक्सन ने विकास के सिद्धांतों में कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 6, 8, 7, 5। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। तो एरिक्सन के विकास सिद्धांत में साथियों टोटल जो है आपकी 8 अवस्थाएं बताई गई हैं। और 8 अवस्थाओं में जो पहली अवस्था आपकी आती है वह है विकास के लिए जैविक सामाजिक कारकों की अंतरक्रिया के महत्व पर बल दिया है। शैशवावस्था विश्वास बनाम अविश्वास, और यहाँ पे देखिएगा आपके जो
सामाजिक कारकों के अंतःक्रिया के महत्व पर इन्होंने जो बल दिया है 8 आपके हैं। पहला आपका शैशवावस्था जो विश्वास बनाम अविश्वास का होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता का होता है। खेल अवस्था पहल बनाम या पहल शक्ति बनाम दोषित का होता है। और स्कूल अवस्था परिश्रम बनाम हीनता का होता है। किशोरावस्था अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति का होता है। तरुण वयस्कता अवस्था घनिष्ठ बनाम बिलगन का होता है। और ठीक है, मध्य वयस्क अवस्था जो होती है जन्मांगता बनाम स्थिरता का होता है। और परिपक्व तारु अहम संपूर्णता बनाम निराशा का होता है। ये सारे प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है, कि पहल बनाम जो है पहल शक्ति बनाम दोषिता किसका है, खेल अवस्था का है, स्कूल अवस्था का है, किशोरावस्था का है, तो खेल अवस्था का हो जाएगा। प्रश्न आ गया कि परिश्रम बनाम हीनता किसका है, तो यह स्कूल अवस्था का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 अवस्थाएं बताई गई हैं आपके एरिक्सन के विकास के सिद्धांत में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। और अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा गया है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं उत्पन्न करता है, यह किसका कथन है। हलाक महोदय जी का है, जेम्स डेवर जी का है, मैकडूगल का है, मुनरो का है। सभी कमेंट कीजिएगा। आपका प्रत्येक कमेंट, प्रत्येक फीडबैक, कमेंट सर्वोपरि है, सम्मान है। जी हाँ, सभी मेरे प्यारे मित्र, शिक्षा बंधु, भाई बहन, गृहिणी, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, प्रत्येक कमेंट फीडबैक आपका एक एक प्रश्न को बढ़ाता जा रहा है, सिलेक्शन की ओर खींचता जा रहा है। जी हाँ, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं उत्पन्न करता है, यह किसका कथन हो जाएगा, आपके हरलाख महोदय जी का। जी हाँ, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं उत्पन्न करता है। अगर आप विकास कर रहे हैं तो मतलब कुछ न कुछ नवीन विशेषताएं आप में उत्पन्न हो रही हैं। ये प्रश्न को लॉक कर लीजिएगा। जी हाँ, ये बात को लॉक कर लीजिएगा, ये बात आने वाली है, एग्जाम में पूछे जाने वाला है। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, वह प्रक्रिया भाषा विकास है, समाजीकरण है, आपका व्यक्तित्व मूल है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, वह प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्ति की पूर्ण तथा समरूप क्रिया है। यह परिभाषा लॉडेल की है, हेडफील्ड की है, स्किनर महोदय जी का है, कुप्पू-स्वामी महोदय जी का है, किसकी है, सभी कमेंट कीजिएगा। तो मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्ति की पूर्ण तथा समरूप क्रिया है, यह परिभाषा किसने दी है, आपके हेडफील्ड महोदय जी ने दी है। तो बी ऑप्शन को लॉक कर लीजिएगा। 2-3 प्रश्न जल्दी कंप्लीट करते हैं। निम्न कथनों में से वृद्धि एवं विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य दिया गया है कि वृद्धि मनोवैज्ञानिक है और विकास भौतिक है। वृद्धि भौतिक है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक है, या वृद्धि तथा विकास दोनों मनोवैज्ञानिक है, या वृद्धि तथा विकास दोनों भौतिक है। सारे ऑप्शंस आपको डिफरेंट दिए गए हैं। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर कैसे करेंगे। तो वृद्धि एवं विकास के बारे में एक चीज गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, वृद्धि भौतिक कहलाती है जबकि विकास होता है वो मनोवैज्ञानिक होता है। ये हमारा कथन बी वाला सही दिया गया है। आइए देखते हैं 29वां प्रश्न क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से आपको सही कथन का चयन करना है कि आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन से ज़्यादा प्रभावी होता है। सतत पुनर्बलन आंशिक पुनर्बलन से ज़्यादा प्रभावी होता है। आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा से ज़्यादा प्रभावी होती है, या उपरोक्त सभी की बात करें। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि सतत पुनर्बलन जो होता है वह आंशिक पुनर्बलन से ज़्यादा प्रभावी होता है। इसलिए कहते हैं सततता, सतत प्रयास, सतत अभ्यास आपको सिलेक्शन की ओर ले जाता है, हमेशा आपको नंबर 1 बनाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सतत पुनर्बलन जो होता है आंशिक पुनर्बलन से ज़्यादा प्रभावी होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावी सतत पुनर्बलन होता है। तो सततता की बात की जाती है, अव्वल नंबर पर आता है, ये आपको नोट कर लेना है। और इस अभ्यास प्रश्न पत्र का 30वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है कि एक बच्चे के सीखने के लिए बुनियादी शर्त क्या होती है, कि वह सीखने के लिए तैयार हो, अभिभावकों द्वारा उससे पढ़ने के लिए बार बार कहा जाए, विद्यालय में शिक्षक द्वारा उसे सिखाया जाए, या सीखने के लिए उसे दूसरों के द्वारा अभिप्रेरित किया जाए। जी हाँ, तो एक बच्चे के लिए सीखने के लिए बुनियादी शर्त क्या होती है, कि वह सीखने के लिए तैयार हो। जी हाँ, अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, आप पढ़ने के लिए तैयार हैं, ये सारे प्रैक्टिस पेपर अटेंड करने के लिए तैयार हैं, तो फिर मैं ये प्रैक्टिस पेपर लाने के लिए तैयार हूँ। इसी प्रकार एक बच्चे सीखने के लिए बुनियादी शर्त क्या होती है, वह सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हैं तो मैं सारे प्रैक्टिस पेपर
ठीक है, करने के लिए तैयार हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो, दिन रात एक करने के लिए तैयार हो, ठीक है। बस आप लोगों का साथ चाहिए, ठीक है। आप लोग इसी तरह अभ्यास करते जाइए और एग्ज़ाम सभी को पता है कल से स्टार्ट होने वाले हैं। और एक बात और है, जितने सभी एग्ज़ाम हो जाएंगे तो टेलीग्राम पर अपना जो भी है फीडबैक, जो क्वेश्चन किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होइए। और मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा 8319862412, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिएगा। कॉल मत कर लीजिएगा क्योंकि डिस्टर्ब होता है, ठीक है। व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे कल से एग्जाम में, इससे क्या होगी, हेल्प होगी हमारे क्वेश्चन को कलेक्ट करने की। फिर बाद में हम इसका आपको बताएंगे भी, ठीक है, कि कितना कट ऑफ जाएगा, क्या सारी चीज़ें, ये आपकी हेल्पफुल होगी। तो टेलीग्राम पे कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी मुझे कर सकते हैं। और आपने अगर अभी भी हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है जायसवाल कोचिंग सेंटर को, तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें और साथ ही साथ फेसबुक पेज को हमारे ज़रूर लाइक करें। शिक्षक टीटी फैमिली को ज़रूर लाइक करें। मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी जारी रखिए क्योंकि सिलेक्शन सरोपर ही है। धन्यवाद सभी का।